ठीक है भाई, वाह वालेकुम अस्सलाम। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आओ बच्चों, स्टार्ट करें। तो बेटा कल हम लोगों ने वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, वो मीटिंग में जब बच्चों ने मुझे तुम लोगों में से कोई पूछ रहा था कि सर वो कब पोस्ट होगी, आज कर दूंगा इंशाल्लाह। एक दिन एडवांस का होता है, ज़रा करने की वजह ही होती है ताकि थोड़ा सा बच्चा अगर हाथ के हाथ पढ़ना चाहता तो हाथ के हाथ क्लास तो ले। रिकॉर्डिंग सुन सुन के, रिकॉर्डिंग अगर सुनने की आदत डालेंगे ना, आप खुद आलसी हो जाएंगे। आपको खुद आएगा यार, सुन लूंगा सुन लूंगा सुन लूंगा, वो सुनने वाला दिन कभी आएगा नहीं। हाथ के हाथ क्लास लेके जान छुड़ाएगा ताकि रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ जी। तो कल हम लोगों ने ये एक रिजल्टेंट जो रिड्यूस टॉपिक था बेटा, इसको मैंने करा दिया था। और अब जो है मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। और बस इस टॉपिक का हमें कुछ नहीं करना बच्चों। आज एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर। और ये पूरा का पूरा टॉपिक जो इंक्लूडेड है, तो मैं जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा। इसमें वो वाला काम है, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला। बेटा पीडीएफ मुनी अपलोड है, कल ही अपलोड कर दिया था लोगों ने, मुझसे बोल बोले कल ही करवा लिया था। तो वो देख लेना, मिल जाएगा। खैर ये नया टॉपिक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन पुरानी वाली क्लासेस देख लो बेटा। चलो जी। तो टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। और मल्टीप्लिकेशन किस तरह की जाएगी जरा बात करते हैं। जरा मुझे रेडीली जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी। बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर्स में तुम लोगों को मैंने बताया था कि जब भी हम एडिशन करते थे तो हम पहले वेक्टर के हेड पर क्या प्लेस कर दिया करते थे, दूसरे वेक्टर का क्या हेड या टेल, क्या प्लेस किया करते थे, हेड या टेल। सही, गुड है। यानी कि पहले वेक्टर के हेड पे लाके प्लेस कर दो दूसरे वेक्टर की टेल, तो उसको आप क्या कहते थे, एडिशन कहा करते थे। मल्टीप्लीकेशन में कुछ और है। मल्टीप्लीकेशन में जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हेड पे टेल नहीं रखते बल्कि टेल पे टेल रखते थे। यानी कि हम दोनों वेक्टर्स की टेल को आपस में ज्वाइन कर देते हैं और इससे हमारे पास क्या शुरू हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन शुरू हो जाती है। ठीक है भाई। तो एक तो ये चीज है, समझ में आती सारी बातें। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडिशन में जब आप वेक्टर्स को ऐड करते थे तो ऐड करने के बाद आंसर जो आता था वो भी वेक्टर होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दो सूरत हालें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप कुछ वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है वो वेक्टर आने के बजाय क्या आ जाए, स्केलर आ जाए। स्केलर आने का मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए और डायरेक्शन उड़ जाए। हम्म। और एक मल्टीप्लिकेशन ऐसी हो सकती है जिसमें हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है वो एज यूजुअल वेक्टर ही है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में दो चीजें हैं। पहली है ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसमें आंसर जो है स्केलर आएगा, और दूसरी ऐसी है जिसमें आंसर वेक्टर आएगा। क्यों, कैसे, कब, वो मैं सब समझाऊंगा। लेकिन एक बात दिमाग में बिठाएं, जब भी मल्टीप्लिकेशन की जाती है तो टेल से टेल को ज्वाइन किया जाता है। सही है जी। तो बच्चे, ऐसी मल्टीप्लिकेशन जिसमें आप यार क्या करो, वेक्टर्स को ऐड करो। हाँ भाई, ऐसी मल्टीप्लिकेशन जिसमें आप क्या करोगे, वेक्टर्स को ऐड करोगे। आज हम वो मल्टीप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। और उस मल्टीप्लिकेशन का बच्चे नाम हमारे पास क्या है, पढ़ो बेटा। नाम हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। क्या नाम है बच्चे, डॉट प्रोडक्ट। तो अब डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से होता है, कैसे होता है, आए जरा बात करेंगे इस पर। ठीक है जी। तो डॉट प्रोडक्ट बोले या इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो दोनों में से आप कुछ भी बोल दीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। और दोनों के अंदर कुछ ऐसा काम होता है कि आप दो वेक्टर्स को आपस में जो है डॉट करते हैं और आने वाला जो आंसर होता है वो वेक्टर नहीं होता बल्कि क्या बन जाता है, एक स्केलर बन जाता है। तो बच्चों ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। सही है भी, क्लियर बात है। अब
कैसे होता है, क्यों होता है, जरा इसके हवाले से बात करते हैं, ठीक है बेटे। तो अब जरा मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लूँ आपके लिए। तो बेटा ये आएगा लेट सपोज एक वेक्टर ए, और बच्चे ये आ गया मेरे पास एक दूसरा वेक्टर बी, ठीक है। पहला क्या था, वेक्टर ए, और दूसरा आपके पास क्या था, वेक्टर बी था, समझे। अब देखो, प्रोजेक्शन निकालने की नहीं है, वेक्टर्स की प्रोजेक्शन निकालने की नहीं है, मतलब वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने की नहीं है। तुम्हें सबसे पहले मुझे सिखानी पड़ेगी यहाँ पे ये चीज निकालना, जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। पढ़ो भाई, नाम क्या है इसका, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो आज सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना सीखेंगे कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर असल में होती क्या है। तो बेटा अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, तुम्हें मैंने बताया था कि अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपके पास एक वेक्टर है जिसका नाम है ए, जो कि एंगल बना रहा है कुछ थीटा। तो मुझे बताओ इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बता चुका हूँ ना। एक होगा इसका एक्स कंपोनेंट, दूसरा क्या होगा इसका वाई कंपोनेंट। और ये बात मैंने बड़ी सिमिलर तरीके से बताई थी कि भाई अगर कोई वेक्टर पूरा एक्स एक्सिस पे है तो उसका एक्स कंपोनेंट होता है, पूरा वाई एक्सिस पे है तो वाई कंपोनेंट होता है। लेकिन अगर कोई वेक्टर टेढ़ा है, इंक्लाइंड है, तो उसका एक्स भी होता है और वाई भी होता है। ये बात हुई चुकी थी। तो आप देख सकते हो जो वेक्टर मैंने बनाया है वो असल में एक इंक्लाइंड वेक्टर है, तो उसका एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है। समझ में आई सारी बातें। तो बच्चों अगर ऐसा है, अगर मेरे पास ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब पता ही चला ये जो वेक्टर मैंने बनाया है बी वाला, ये इंक्लाइंड है। कैसा वेक्टर है, इंक्लाइंड है। तो अगर ये इंक्लाइंड वेक्टर है तो इससे कितने कंपोनेंट्स निकलेंगे, दो। एक होगा इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, और दूसरा होगा बेटे इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट। समझ में आई सारी बात। एक होगा इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और दूसरा होगा इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट। क्लियर है, मुझे बताते रहिएगा यहाँ पर। अब देखो प्रोजेक्शन असल में क्या होती है, प्रोजेक्शन ये होती है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर पे निकालना। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले वेक्टर का असर दूसरे वेक्टर पे निकालना, या एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर पे निकालना, या ये चेक करना कि पहले वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। तो देखिए आपके पास जो वेक्टर है वो कौन सा है, वेक्टर ए है, सही है बेटे। और वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, और इस बी के मैंने जब दो कंपोनेंट्स बनाया तो एक कंपोनेंट बना बी वाई, दूसरा बना बी एक्स। तो क्या आप सब मुझे चैट पे बता सकते हैं कि बी का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, बी एक्स या बी वाई। ऑब्वियसली बात है बी एक्स। तो इसका मतलब पता ही चला कि जब आप किसी वेक्टर को रिजोल्व करते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, यानी कि एक्स और वाई में, तो एक्स कंपोनेंट ही होता है जो दूसरे वेक्टर के ऊपर गिरता है। एक्स कंपोनेंट ही होता है जो दूसरे वेक्टर के ऊपर गिरता है। कैसे, मैं आपको मिसाल देता हूँ। चले आप लोगों ने बी को तो रिजोल्व कर दिया, जरा ए को भी रिजोल्व करते हैं। तो बच्चों अगर मैं ए को रिजोल्व करूं तो ये बन जाएगा लेट्स सपोज ए का वाई कंपोनेंट, और ये बन जाएगा आपका ए का एक्स कंपोनेंट। तब देखो दोबारा से बी की डायरेक्शन में ए का कौन सा कंपोनेंट निकल रहा है, बी की डायरेक्शन में दोबारा से ए का एक्स कंपोनेंट निकला, जिस तरीके से ए की डायरेक्शन में बी का एक्स कंपोनेंट निकल रहा था। तो इसका मतलब एक्स कंपोनेंट ही होता है जो दूसरे वेक्टर के ऊपर गिरता है, बराबर वाले वेक्टर के ऊपर गिरता है। ये देखो दोनों वेक्टर्स बराबर बराबर है ना, तो इसका एक्स बराबर वाले पे गिरेगा, इसका एक्स इसके बराबर वाले पे गिरेगा। तो असल में जब आपसे बोला जाए ना कि आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालनी है, तो उसका मतलब वो कहते हैं कि जो वेक्टर जिसकी प्रोजेक्शन निकालना चाह रहे हो उसके कंपोनेंट्स बनाओ और उसका एक्स कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के ऊपर गिराओ। तो अब एक बताओ, इसको पढ़ने का तरीका ही होता है कि ये पूरा वेक्टर ए है, इस पूरे वेक्टर ए में इतना हिस्सा किसका शामिल है, बी का शामिल है। इसी तरह से ये पूरा वेक्टर बी है, उसमें इतना हिस्से में किसका इफेक्ट शामिल है, ए का इफेक्ट शामिल है। तो नई सारी बात है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले वेक्टर की किसी एक वेक्टर के ऊपर दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट गिराना, या दूसरे वेक्टर के ऊपर पहले वेक्टर का कंपोनेंट गिराना। और कंपोनेंट निकालने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, किसी भी टेढ़े वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को उठाते हैं और उसका एक्स कंपोनेंट निकाल लेते हैं। सर वाई कंपोनेंट क्यों नहीं निकालते, वाई कंपोनेंट जब निकालूंगा जब दूसरी मल्टीप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। अभी जो है मैं ये पैरेलल वाली करा रहा हूँ, तो मैं खाली इस पे बात कर रहा हूँ। सही है भी, यहाँ तो समझ में आया। तो इसका मतलब जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो आप डॉट प्रोडक्ट निकालने के सबसे पहले क्या निकालोगे, प्रोजेक्शन। सबसे पहले क्या निकालोगे बच्चों, प्रोजेक्शन।
और प्रोजेक्शन निकालने की नहीं है, आप किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाओगे और एक इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट किसी दूसरे पर चेक कर लोगे, इसे आप कहोगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। समझ आई सारी बात है? अब बेटा मैं इस डायग्राम को जरा सिंपल कर लेता हूँ, मैं खाली एक ही प्रोजेक्शन गिरा के रखता हूँ। तो बच्चे अब एक बात बताओ, तुम लोगों से मैंने कहा था कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट एक ऐसी मल्टीप्लीकेशन है जिसके बाद आंसर में डायरेक्शन गायब हो जाती है, सिर्फ क्या बचता है, स्केलर बचता है। ऐसा था? तो अब देखें इसका जवाब मैं देने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वेक्टर है ये अलोंग ईस्ट है, और जिस वेक्टर की एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन है वो भी किस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ है ना। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी सेम और इसकी डायरेक्शन भी सेम, तो डायरेक्शन तो कॉमन है। तो कॉमन चीज को अलग कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती। तभी हम जब इस वेक्टर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की डायरेक्शन कॉमन होगी, तभी हम डायरेक्शन नहीं लिखते। तभी आपके पास डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो आंसर आता है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, तभी हम उसे क्या कहते हैं बच्चे, स्केलर कहते हैं। अब बैठी दिमाग में बात है, क्योंकि इसमें आपके पास जो डायरेक्शन होती है वो कॉमन होती है। ठीक है जी। चलो मैं एक और बात बताता हूँ। डॉट प्रोडक्ट असल में होती है एक तरह की पैरेलल मल्टीप्लिकेशन। कौन सी मल्टीप्लिकेशन होती है बच्चों? पैरेलल मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? तो बेटा अगर तुम लोगों को ये बात क्लियर है, तो अगर तुम लोग इस पूरी डायग्राम को देखो तो उसमें कौन सा वेक्टर किसके पैरेलल है, तो आपको सिर्फ दो ही वेक्टर मिलेंगे। एक मिलेगा वेक्टर ए जो कि पैरेलल है किससे, बी एक्स से। किससे पैरेलल है? बी एक्स से। तो अगर मैं इस बी एक्स को ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कौन सी मल्टीप्लीकेशन कहलाएगी, पैरेलल मल्टीप्लीकेशन। और इसी पैरेलल मल्टीप्लीकेशन को आप क्या बोलेंगे बच्चे, डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ में आ रही सारी बातें? क्लियर है? तो ऐसी मल्टीप्लीकेशन जिसमें दो पैरेलल वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और इसमें डायरेक्शन को हटा दिया जाए उसे हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमेशा आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं और एक कंपोनेंट को किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर गिराना पड़ता है, और फिर आपको समझ में आता है कि भाई असल में उस वेक्टर को बनाने में इतना हिस्सा दूसरे ने दिया था। देखो मुस्तफा, देखो ये पूरा वेक्टर है, ये ईस्ट की तरफ है, और इस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट निकला वो भी ईस्ट की तरफ है ना। वाई कंपोनेंट तो नॉर्थ की तरफ है, वो तो पैरेलल नहीं है, वो तो परपेंडिकुलर है। लेकिन ये जो ईस्ट है वो इसकी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल थे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। समझे? तो डॉट प्रोडक्ट असल में एक ऐसी मल्टीप्लिकेशन है इसमें हम पैरेलल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आई सारी बातें? प्रोजेक्शन लाइबा सिर्फ ये है जब भी आप किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स करते हैं। सही वेक्टर था, इसके मैंने दो कंपोनेंट्स बनाए ना, एक बनाया ए एक्स, दूसरा क्या बनाया, ए वाई। तो देखो ए वाई तो बिल्कुल ही अलग जा रहा है, ए एक्स जो है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि भाई, इसको मैं यूं समझा देता हूँ तुम लोगों को कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये जमीन है और ये एक पोल है, सीधा पोल। क्या सीधे पोल का साया जमीन पे गिरेगा? तो नहीं गिरेगा। लेकिन अगर मैं इस पोल को उठा के थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, यूं कर दूं, तो अब देखो इसका साया यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर लेट सपोज ये टेढ़ा पोल है तो उसका एक कंपोनेंट ये होगा साये का और दूसरा कंपोनेंट ये होगा। तो देखो ये साये का एक्स कंपोनेंट है ना जो जमीन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जमीन पर इस साये की क्या गिर रही है, प्रोजेक्शन गिर रही है। तो वही काम अगर हम वेक्टर के साथ करें तो असल में ये वेक्टर जो है ये है बी का एक्स कंपोनेंट जो गिर किसके ऊपर रहा है, ए के ग्राउंड के ऊपर गिर रहा है। तो असल में ये चीज क्या कहलाती है, प्रोजेक्शन कहलाती है। समझ में आई सारी बात है? हाँ भाई, प्रोजेक्शन वाला और ये मल्टीप्लीकेशन वाला टॉपिक सबको क्लियर हो गया? लड़कों लड़कियों सब बताओ, जल्दी से चैट पे रिप्लाई करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ उसको लेके। कोई भी सवाल है देखो अभी पूछ लो, फिर मैं आगे चला जाऊंगा, फिर बताना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। सबको सब रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो है अभी, ऑफिस अभी हो जाएगा, आसान है, अभी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा क्लियर। बस एक बात याद रखिए, एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर गिराना, एक वेक्टर के ऊपर दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट गिराना, और वो दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट कौन सा होगा, एक्स कंपोनेंट होगा। ये बात समझ में? अभी तो बहुत यूज करना है बेटा। हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक? आगे चले इसको लेके, फिर चले। तो इसे हम लोग कहते हैं बेटे पैरेलल मल्टीप्लिकेशन। सही है बेटा? चलो भाई यहाँ तक का तो बात समझ में आ गई। अब असल में ये जो प्रोजेक्शन में गिरा रहा था ना, इसको लिखने का एक तरीका होता है, कैसे लिखते हैं मैं आपको समझाता हूँ। चलो भाई, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए।
मैंने सबसे पहले सर मतलब डॉट प्रोडक्ट और पैरेलल मल्टीप्लिकेशन से, हाँ दोनों सेम नाम है बिल्कुल। चलो भाई, मैंने ए के ऊपर गिरा दी किसकी डायरेक्ट प्रोजेक्शन, बी की। तो असल में ये जो हिस्सा है ये कवर कर लिया किसने, बी ने कवर कर लिया। समझ में आई सारी बात है। अब मैं देखो मैं जुमला क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इसका मतलब प्रोजेक्शन गिराने का मतलब ही होता है कि इतने ए को बनाने में इतना हिस्सा किसने कंट्रीब्यूट किया, बी ने कंट्रीब्यूट किया। देखो मैं तुम लोगों को इसकी मिसाल देता हूँ, फिर तुम लोगों को प्रोजेक्शन का कौन सा बच्चा समझ में आएगा। यहाँ देखो 3 into 4 आंसर कितना आएगा, 12। लेट सपोज 3 एक वेक्टर है और 4 एक वेक्टर है। चलो भाई 4 पर 3 का इफेक्ट कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। यानी कि अगर आप 4 को 4 मरतबा ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब 4 को बनाने में 3 का इफेक्ट कितने टाइम्स है, 3 बार। यानी कि उस 4 को 3 ने 3 बार जमा किया। या अगर मैं तुम लोगों से बोलूं इस 3 पर इस 4 का इफेक्ट कितने टाइम्स, तो जवाब आएगा सर 4 बार। यानी कि इस 3 को 12 बनाने की नहीं है, इस 4 का इफेक्ट इस पे कितनी बार है, 4 मरतबा, जिसकी वजह से आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। समझ में आई बार है, बात समझना है क्या हो तो कहना चाह रहा हूँ। तो वेक्टर को बनाने में दूसरे वेक्टर का इफेक्ट, एक वेक्टर को बनाने में दूसरे वेक्टर का इफेक्ट, पहले वेक्टर को बनाने में दूसरे वेक्टर का इफेक्ट। अगर आप ये समझना चाहते तो इसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ती है बच्चे, प्रोजेक्शन निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है बच्चों, प्रोजेक्शन निकालनी पड़ती है। अब समझ में आया कि प्रोजेक्शन क्या होती है। तो मैं क्या कह रहा था अभी, इतने बड़े ए को बनाने में इतना हिस्सा किसने कंट्रीब्यूट किया, बी ने कंट्रीब्यूट किया। तो ये कहलाती है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। तो अब देखो मैं इसको लिखना सिखा दूं तुम्हें। इसको लिखने का तरीका होता है, ये है क्या, ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। और तुम्हें पता है असल में ये है बी का एक्स कॉम्पोनेंट। कौन सा कॉम्पोनेंट है ये, बी का एक्स कॉम्पोनेंट है। लेकिन अब इसको बी का एक्स कॉम्पोनेंट थोड़ी लिखेंगे, इसको यहाँ पे इस चैप्टर में एक्स कॉम्पोनेंट को एक नए नाम से जाना है। इसको लिखने का तरीका अलग होता है। इसको लिखने का तरीका होता है ये देखो, बी की प्रोजेक्शन ए पर। क्या लिखते हैं इसको, बी की प्रोजेक्शन ए पर। जो बड़ा वाला सिंबल है वो प्रोजेक्शन होती है, और जो छोटा सिंबल जो है वो ग्राउंड होता है। तो उस बी की प्रोजेक्शन गिर किस पे रही है, ए पर। तो क्या लिखेगी, बी की प्रोजेक्शन ए। लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड पे चलना चाहिए कि बी की प्रोजेक्शन ए असल में कोई और चीज नहीं है बल्कि बी का एक्स कॉम्पोनेंट है। समझे। चलो अब इसको उल्टा करते हैं। अब जो हम काम करेंगे वो होगा, लेट सपोज ये आएगा आपका वेक्टर बी और ये आ गया आपका वेक्टर ए। अब मैंने क्या करा, अब मैंने बी की प्रोजेक्शन ए पे निकालने के बजाय ए का साया बी पे गिरा दिया। ये यूं कह सकते हो, ए की प्रोजेक्शन बी पे गिरा दी, ए की प्रोजेक्शन किस पे गिरा दी, बी पे गिरा दी। तो इतना हिस्सा बी का मिलके बना है किससे बेटे, ए से। यानी कि ये पूरा बी है जिसमें से इतना हिस्सा किसने डोनेट किया, बी, ए ने डोनेट किया। तो असल में आपके बैक ऑफ द माइंड पे चल रहा होगा सर ये ए एक्स है। लेकिन आप इसको डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे ए की प्रोजेक्शन किस पर, बी पर। ए की प्रोजेक्शन किस पर, बी पर। गुड। और इसको पढ़ोगे कैसे, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। क्या है बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। गुड। समझ में आ गया सबको, पक्की बात है। और हर वेक्टर के दरमियान में जो एंगल है वो थीटा है। कोई डाउट तो नहीं है भी इसमें किसी को, क्लियर बात है। अब आप देख सकते हो ये जो प्रोजेक्शन गिरती है ये दूसरे वेक्टर के पैरेलल गिरती है ना, तभी इस मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलते थे, पैरेलल मल्टीप्लीकेशन। सही है बच्चों, चलो शाबाश, कॉपी करो जल्दी जल्दी, शाबाश। और कोई सवाल है तो मुझे बताओ। हाँ भाई, क्लियर है ना सबको। गुड मुस्तफा, इस तरह से होगा। सही है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे कितना प्रोजेक्शन है, हाँ ऐसी। लास्ट डायग्राम में क्या हो, लास्ट डायग्राम में ए की प्रोजेक्शन हमने बी पे गिरा दी, पहले बी की ए पे गिराया था, बी की बी पे गिरा दी।
बी एक्स है बी का एक्स कॉम्पोनेंट और ए है ए का एक्स कॉम्पोनेंट। अलग, ए तो वो बी का एक्स कॉम्पोनेंट और ए का एक्स कॉम्पोनेंट, तो फर्क है ना दोनों में इस तरह से। सही है भाई, लिख लिया, आगे चलूं। अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ उसका फॉर्मूला। क्या समझाता हूँ उसका फॉर्मूला? ऊपर वाला पेज दिखाऊंगे, ये लो देख लो। चलो, हाँ बच्चों, अब हम सिखाते हैं आपको इस वेक्टर का फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, के फॉर्मूला क्या होता है। चलो भाई, फॉर्मूला अब तुम्हें दिमाग में रखना है कि भाई ये पैरेलल मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको लिखने का तरीका ही होता है, आप जिन भी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो उन दोनों वेक्टर्स को डॉट लगा दो, ठीक है। चलो भाई, अब लेट सपोज मैं ये जल्दी से ये दो वेक्टर उठा लेता हूँ। ये है लेट सपोज वेक्टर ए और ये है लेट सपोज वेक्टर बी, और ये क्या है दरमियान में एंगल थीटा। अब लेट सपोज मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बेटा मैं कहता हूँ कि ये है ए की प्रोजेक्शन किस पे, बी पर। यानी कि मैं ए डॉट बी कर रहा हूँ, तो मैंने ए का साया किस पे गिरा दिया, हाँ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, मैंने ए का साया किस पे गिरा दिया, बी पे गिरा दिया। तो अब तुम सब मुझे बता सकते हो कि ये ए का साया बी पे जो गिरा है ये वाला, ये असल में होगा ए का एक्स कॉम्पोनेंट, लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे, ए की प्रोजेक्शन बी पर। तो अब देखो यहाँ पर ए की प्रोजेक्शन बी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी भी है, तो ए डॉट बी को मैं यूं लिख सकता हूँ, पैरेलल मल्टीप्लिकेशन है तो ए की प्रोजेक्शन बी इंटू बी। और हमें पता है कि सिंस ए की प्रोजेक्शन बी असल में है ए का एक्स कॉम्पोनेंट, और तुम लोगों को मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ कि ए का एक्स कॉम्पोनेंट बराबर होता है बच्चे किसके, ए कॉस थीटा के। याद है इंक्लाइन प्लेन में समझाया था, सही है ना भाई। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख देता हूँ, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसकी जगह पे ये लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ थीटा इंटू बी। बी को पहले ले आते हैं, कॉस को बाद में आगे ले जाते हैं। तो बेटा मैं ले गया कॉस को आगे की तरफ और मैं ले आया बी को पीछे की तरफ, आई बात समझ में। और ये मैंने कॉस को उठा के इससे मिला दिया। तो अब जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, समझे। तो ये है आपके पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा सर, आपने ये फॉर्मूला ए की प्रोजेक्शन बी निकाल के बताया, क्या बी की प्रोजेक्शन ए निकालेंगे तो क्या नया फॉर्मूला होगा? माइनस कॉस थोड़ी है, वो तो ऐसी है, ठीक है। तो क्या नया फॉर्मूला होगा? नहीं, आओ देखते हैं। चलो भाई, अब उल्टा काम करते हैं। ये फॉर्मूला हमने पहले ए की प्रोजेक्शन बी पे निकाल के बनाया ना, अब आओ जरा फॉर्मूला चेक करते हैं बी की प्रोजेक्शन ए पे निकाल के। तो ये गिरी बी की प्रोजेक्शन किस पर, ए पर। तो अब देखो बी की प्रोजेक्शन ए पर गिर रही है, तो इसको आप क्या लिखोगे, ए डॉट बी लिखोगे या बी डॉट ए लिखोगे? बी डॉट ए लिखोगे, सही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो बी ए और ए आपस में पैरेलल है, तो आप क्या लिखोगे, बी की प्रोजेक्शन ए इंटू ए। सिंस हमें पता है कि बी की प्रोजेक्शन ए असल में है बी का एक्स कॉम्पोनेंट, जो कि बराबर होगा किसके, बी कॉस ऑफ थीटा के। तो बेटा ये बराबर हो जाएगा बी कॉस ऑफ थीटा इंटू ए। ए को पहले ले आओ, तो देखो ए डॉट बी भी बराबर हो गया ए बी कॉस थीटा के। समझ में आई सारी बातें? तो बच्चों आपने एक बड़ी कॉमन चीज देखी, आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर ए बी कॉस थीटा ही आ रहा है, ऐसा ही है। ये बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है कि 3 इंटू 4 करो तो भी 12, 4 इंटू 3 करो तो भी 12, क्योंकि देखो स्केलर्स के अंदर डायरेक्शन तो होती ही नहीं है, स्केलर्स के अंदर डायरेक्शन तो होती ही नहीं है। तो आप किसी की भी प्रोजेक्शन किसी पर भी गिरा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए की प्रोजेक्शन गिरा देता हूँ। आप बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए से, तो बी की प्रोजेक्शन ए पे गिरा देता हूँ। सही है सारे। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसकी प्रोजेक्शन किस पे गिराई, बस आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा। समझ में आई सारी बातें? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटे, हमारे पास हमारा स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। हाँ भाई, और कोई सवाल किसी का? क्लियर हो गई सारी बातें?
मास कुछ कह रहे हो तो बता दो बेटा, रेज हैंड किया हुआ तुमने। चलो बच्चों कॉपी करो शाबाश, बस एक प्रॉपर्टी कराऊंगा और काम पूरा कर लूंगा। मास लेट ज्वाइन किया है क्या तुमने? ये शुरू में मैंने बताया था, मैं दोबारा बताया था बेटा तुम्हें, यार तुम लोग लेट काइंडली ज्वाइन नहीं किया करो यार। ये देखो यहाँ पे मैंने बी का एक्स को दो कंपोनेंट्स निकाले थे, तो बी के जब मैंने दो कंपोनेंट्स निकाले तो बी का जो एक्स कंपोनेंट है ना, वो असल में ए के ऊपर गिरा। तो असल में ये बी की प्रोजेक्शन ए पर है और ये एक्स के ऊपर गिर रही है, असल में बी का एक्स कंपोनेंट ही होता है, जिसको हम बी की कंपोनेंट प्रोजेक्शन ए पे कहते हैं। इसी वजह से वो दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, वो शुरू का लेक्चर सुन लेना, बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा तुम्हें। ए एक्स ए कॉस थीटा के बराबर कैसे है भाई, ये तो एक्स कंपोनेंट है ना, मैट्रिक में पढ़े थे ना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ये वही चीज है। चलो बेटे कॉपी कर लो जल्दी से, जब हो जाए तो मुझे रिप्लाई कर दो, डन का मैं शुरू कर देता हूँ। ठीक है मास, चलो बच्चों आ जाओ। अब हम सीखने जा रहे हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मल्टीप्लिकेशन कराने में हेल्प करेंगी। लाइबा का कैमरा ऑन हो गया। ठीक है चलो, मुस्तफा भाई एक वॉलपेपर लगा ले, तू भी मस्तियों में लगा हुआ है, कभी कुछ लगा रहा है कभी कुछ लगा रहा है जी। चलो भैया लो। अब बच्चों एक आखिरी काम करने जा रहे हैं, और उस आखिरी काम की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद करनी होंगी, और ये जो है फिर हम लोग जो डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कैसी, आए जरा बात करते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने ये प्रॉपर्टीज जो है ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। ये आपके पास है आपकी एक्स एक्सिस, ये आपके पास है आपकी वाई एक्सिस, और ये आपके पास है आपकी जेड एक्सिस। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, आप सब मुझे बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो एक्स एक्सिस पर जो डायरेक्शन होती थी उसका नाम होता था आई, वाई एक्सिस पर जो डायरेक्शन होती थी उसका नाम क्या होता था बेटे, जे, और जेड एक्सिस पर जो डायरेक्शन होती थी उसका नाम क्या होता था बच्चे, के होता था। ऐसा था, ऐसा होता था। हाँ भाई ऐसा होता था। अब देखो मैं तुम लोगों को एक चीज समझाता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस पर है, लेट सपोज ये वेक्टर ए है। तो अगर ये एक्स के ऊपर है तो इसके अंदर सिर्फ क्या होगा, आई होगा। और ये एक वेक्टर बी है, ये भी एक्स के ऊपर बना हुआ है, तो इसके अंदर भी क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो ए को अगर मैं ए को डॉट करूं बी के साथ, मैं ए को डॉट करूं बी के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि मैं क्या किसको डॉट कर रहा हूं, मैं डॉट कर रहा हूं आई को, किससे, आई से। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं तुम लोगों को बताना भूल गया था बेटा, ये देखो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना यहाँ पे, इसमें ये जो साइड है ये वेक्टर है, और ये जो ए बी लिखा है ये मैग्नीट्यूड है। एरो नहीं लगा हुआ ना। तो बच्चों अगर मैंने आई डॉट आई को मल्टीप्लाई का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। सही है भाई।
यहाँ पर आ गया आई का वेक्टर, यहाँ पे आएगा आई का वेक्टर, यहाँ पे क्या आएगा, आई का वेक्टर या उसका मैग्नीट्यूड। और अगर आपको थोड़ी सी पुरानी बातें याद हो, या आई जे के यूनिट वेक्टर्स थे, और अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इन सबके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं। तो बच्चे इस वाले आई की जगह पे भी क्या आएगा 1, दूसरे वाले आई की जगह पे भी क्या आएगा 1। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है ना, बिल्कुल इस तरीके से। तो ऑटोमेटिकली इनका जो एंगल है वो कितना निकलेगा, 0। कॉस 0 1 होता है, तो 1 × 1 × 1 1 आएगा, तो इसका मतलब आई डॉट आई का मतलब क्या है 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी क्या आएगा 1। सिमिलरली के डॉट के भी क्या आएगा 1। समझ में आई सारी बातें। तो बच्चे ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, तुम्हें याद होनी चाहिए। जब भी हम सिमिलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर बनाते हैं। अब देखो, आई का मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस, के का मतलब जेड एक्सिस, के का मतलब जेड एक्सिस। समझ में आई सारी बातें तुम लोगों की। तो देखो ये सबके सब पैरेलल वेक्टर्स है ना, तो कौन सी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, पैरेलल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तभी तो इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है। और तभी पैरेलल मल्टीप्लिकेशन की वजह से डायरेक्शन कॉमन है और उसको हटा दिया जाता है। आ रही है बात समझ में आपकी। अब आखिरी चीज सिखा रहा हूँ, बस काम को वाइंड अप कर रहा हूँ। बेटा अगर कोई मुझसे बोले कि सर चले आपने पैरेलल का तो आपने करके दिखा दिया, मैं समझ में भी आ गया होगा, अगर आप परपेंडिकुलर करके दिखाएं, यानी कि ये आई है, ये जे है और ये के है। लेट्स सपोज एक वेक्टर एक्स एक्सिस पर है, उसमें तो आई आएगा, दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस पर है तो उसमें आई आएगा जे आएगा, ऑब्वियसली बात है जे आएगा। तो अब अगर मैं दो वेक्टर्स का आपस में डॉट करूं जो कि बराबर होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के, तो ए की जगह पे आएगा आई, बी की जगह पे क्या आएगा जे। आई और जे दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ए की जगह पे आई का मैग्नीट्यूड आएगा जो कि होगा 1, बी की जगह पे भी आई का मैग्नीट्यूड आएगा जो कि होगा 1। कॉस जरा तुम सब बता सकते हो आई और जे के दरमियान इस वक्त एंगल कितना है। हाँ भाई, आई और जे के दरमियान एंगल कितना है, गुड 90। और cos 90 क्या हो गया 0, तो इसका मतलब आई डॉट जे क्या हो गए 0। तो जे डॉट के बी क्या होंगे 0, तो के डॉट आई भी क्या होगा 0। इस 0 का मतलब है कोई प्रोजेक्शन नहीं गिर रही। आओ जरा पुरानी बात बताता हूँ, ये तुम लोगों को मैंने पोल की एग्जांपल दी थी। जब तक इस जमीन पर ये पोल सीधा था कोई साया नहीं था, जैसे ही ये पोल टेढ़ा हुआ फिर साया बना ना। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस का साया वाई पे नहीं गिरता, वाई का साया एक्स पे नहीं गिरता। तो परपेंडिकुलर चीजों का साया गिरता ही नहीं है। तो बस एक प्रॉपर्टी आप याद रख लें कि जब भी आप सिमिलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में आपका आंसर आएगा, लेकिन जब भी आप परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में आपका आंसर नहीं आएगा बच्चों। और ये प्रॉपर्टीज याद रखना, ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होंगी आपके पास। ये समझ में आई सारी बातें, क्लियर हो गया सब कुछ। हाँ भाई, बस मेरा ये काम खत्म हुआ, अब तुम लोग उसको देखो। हाँ बेटा क्लास लैब बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। चलो ये हो गया। अच्छा जी, अभी जो कंप्यूटर वाली क्लास है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज वाली जो कंप्यूटर वाली क्लास जो है मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। कंप्यूटर वाली क्लास आज वाला टॉपिक जो है मैं इंशाल्लाह कल कंबाइन करके पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। मुझे ऐसा ना वो इक्वेशन दिखानी है, तो वो आज वाला टॉपिक जो है मैं आज वाली कंप्यूटर की क्लास नहीं लूंगा। आज की क्लास इंशाल्लाह मैं कल जो है करवा लूंगा आपको, ठीक है भाई। तो इसका मतलब आप लोगों की छुट्टी हो गई है, जो कंप्यूटर वाले बच्चे बैठे हैं मेरे साथ। नहीं, इसके बाद कंप्यूटर की क्लास नहीं, आज वाला जो टॉपिक है इंशाल्लाह कल मैं कराऊंगा। आज नो क्लास इंशाल्लाह, ठीक है भाई, क्लियर बात है। हाँ, मैं लेक्चर पोस्ट वगैरह कर देता हूँ बैठ के। सही है भाई। तो आज वो टॉपिक हो चुका था, तो मैंने जो है वो कंपनसेट कर लिया। तो अब इंशाल्लाह कल वाली जो क्लास होगी उसमें जो है फिर इसको देंगे।
ठीक है बच्चों, पक्की बात है। चलो कंप्यूटर की भी पीडीएफ सेंड मैं कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो आज मैं कंप्यूटर की क्लास नहीं दे रहा, आज मैंने ऑफ दे दिया आप लोगों को, कल इंशाल्लाह करेंगे। चलो भाई, कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज।